स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस देखने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है विलोपन अभिक्रियाएं। एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि किसी सबस्ट्रेट से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के एक साथ निष्कासित होने पर प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड का बनना, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अभिक्रियक के दो परमाणु या समूह एक साथ सह उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं तथा पाई बंध का निर्माण होता है, उसे विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। विलोपन अभिक्रिया में सिंपल वे में यही समझना है कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और उससे एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। अब यूजुअली हमारे सिलेबस में जो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है उसमें क्या है कि हम लोग 1-2 एलिमिनेशन ही देखना रहता है। हाउएवर एलिमिनेशन को हम लोग नॉर्मली 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन एंड 1-3 एलिमिनेशन। बट हमारे सिलेबस में एलिमिनेशन मेनली 1-2 एलिमिनेशन ही जानना है। उसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन के रूप में भी बोलते हैं। तो यहाँ हम एलिमिनेशन को 2 भाग में बांटे हैं, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। ऐसे एक और टॉपिक अगले लेक्चर में हो सकता है, हम बता देंगे। E1 CB भी होता है। E1 का मतलब हुआ एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और E2 का मतलब हुआ एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर। यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोग उधर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में SN1 और SN2 पढ़ते थे। मैकेनिज्म भी E1 का SN1 जैसा होता है और E2 का मैकेनिज्म SN2 के जैसा होता है। बस अंतर इतना ही है कि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करता था और लिविंग ग्रुप आउट होता था, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल न बोल के उसको हम लोग बेस बोलते हैं। स्पीसीज सेम भी हो सकता है, एक ही स्पीसीज कभी न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और किसी अदर रिएक्शन में वह बेस का भी काम कर सकता। और बेस जो है यहाँ बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूशन में अल्फा कार्बन पर अटैक करता है स्पीसीज, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल, और बीटा हाइड्रोजन को निकालना रहता है बेस के अटैक के द्वारा। हम लोग E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का एग्जाम्पल देख रहे हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के रूप में टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया गया है और उसको वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं। यही एग्जाम्पल SN1 में लिया गया था, बट डिफरेंस क्या है, तो यहाँ रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। रिएक्शंस के एरो के नीचे डेल्टा साइन लगा हुआ है। हीटिंग जो है वह E1 मैकेनिज्म को फेवर्ड करेगा। केवल वाटर से रिएक्ट कराते और हीटिंग नहीं करते तो यह रिएक्शन SN1 रिएक्शन होता। मैकेनिज्म SN1 जैसा ही है। फर्स्ट स्टेप में टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है उसका आयोनाइजेशन होगा और जिससे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनेगा, Cl- रिलीज आउट होगा। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप और दिस स्टेप इज कॉल्ड RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वह मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। यहाँ रीअरेंजमेंट की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर अब वाटर मोलिक्यूल का अटैक कराएंगे। वाटर यहाँ बेस का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना,
न्यूक्लियोफाइल वाटर कब होगा और बेस कब होगा, यह थोड़ा समझना होगा। अगर कोई स्पीसीज हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा हो तो वह पक्का बेस का काम करेगा। अदर देन हाइड्रोजन किसी एटम पर अटैक कर रहा हो तो वहीं स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। यहाँ वाटर हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है और अतः इसको यहाँ बेस बोला जाएगा। वाटर यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और H3O+ के रूप में वह H+ रिलीज हो जाएगा। फिर एक हाइड्रोजन एटम जब निकला तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है उस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और जस्ट नेबरिंग कार्बन पर पॉजिटिव है। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर एक्स्ट्रा बॉन्ड के रूप में डबल बॉन्ड बना लेगा, जिससे आइसोब्यूटिलीन बनेगा और H3O+ रिलीज होगा। इस रिएक्शंस का जो रेट इक्वेशन है R प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। दैट मीन्स R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ सबस्ट्रेट ही इन्वॉल्व होगा रेट इक्वेशन में, बेस इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे SN1 में केवल सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं कर रहा था। इस कंसेंट्रेशन टर्म का पावर 1 है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा और इसे फर्स्ट ऑर्डर बोला जाएगा। नाउ अब हम लोग E2 रिएक्शंस देखने वाले हैं। E2 का मैकेनिज्म 1 स्टेप मैकेनिज्म होगा, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, दैट मीन्स यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल में सबस्ट्रेट हम सेम लिए हैं, केवल बेस को चेंज किए हैं। 3 डिग्री का जो एग्जाम्पल E1 में लिए थे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, वहीं एग्जाम्पल यहाँ भी लिया गया है, बट यहाँ बेस बदल दिया गया है। बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, मिथोक्साइड आयन यहाँ बेस का काम करेगा। मैकेनिज्म में हम लोग अब ध्यान यह देना रहता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वह 3 डिग्री के साथ E2 मैकेनिज्म शो करता है, लेकिन वीक बेस जैसे वाटर, अल्कोहल वगैरह अगर लिया जाए तो वह 3 डिग्री के साथ E1 मैकेनिज्म शो करता है। तो यहाँ हम लोग CH3O- का अटैक बीटा हाइड्रोजन पर कराएंगे और साथ साथ अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ Cl लीव्ड आउट होगा। दोनों काम यहाँ एक साथ हो रहा है, बेस का अटैक करना और लिविंग ग्रुप का आउट होना। दस यह E2 मैकेनिज्म है और यह एज सिमिलर है SN2 मैकेनिज्म के। तो यहाँ से CH बॉन्ड टूटेगा, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ CH बॉन्ड टूटेगा और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ CCl बॉन्ड टूटेगा। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, जिससे आइसोब्यूटिलीन बनेगा। मिथाइल अल्कोहल और Cl- रिलीज आउट होंगे। अब रेट इक्वेशन क्या है यहाँ, तो यहाँ रेट जो है सबस्ट्रेट के साथ साथ बेस के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3O-। और यहाँ फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में K यूज करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स का पावर 1 का सम करने पर 2 आएगा, दैट मीन्स यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यह SN1 और SN2 जैसा नहीं है। वहाँ SN1 में और SN2 में ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स आता था, बट यहाँ जो ऑर्डर होगा E1 E2 दोनों में सेम आएगा। दैट मीन्स 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और 1 डिग्री की रिएक्टिविटी
सबसे कम होगी, मिडिल में 2 डिग्री आएगा।